مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل। चलें आज के सेशन का इनेकाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसे। देखिए बेटा, पेपर नॉर्मली वो कहा जाता है कि पेपर करना मुश्किल नहीं होता, पेपर को प्रॉपर तरीके से करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स जो मार खाते हैं वो पेपर को अटेम्प्ट करने के अंदर खाते हैं कि हमने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, हम पेपर को किस तरीके से करें जिस तरीके से हमारा पेपर जो है वो ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा बच्चा जो मार खाता है वो यहाँ पर आगे खा जाता है। पिछले कुछ सालों में मेरे पास एक स्टूडेंट था, लड़का था, ज़ियारफ नाम था उसका। वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला जीनियस स्टूडेंट, बट आई कॉल्ड हिम अ डॉक्टर ऑफ कॉमर्स। मैं उसे कॉमर्स का डॉक्टर कहता था। रीज़न ये थी कि उसकी राइटिंग सिर्फ वही पढ़ सकता था और कोई नहीं पढ़ सकता था। तो जब इतना बुरा पेपर होगा तो आप चाहें जितना भी अच्छा उसे अटेम्प्ट कर लें, जितना अच्छा भी कर लें, अगर आपकी सामने आपकी राइटिंग एक चीज़ कि अगर आपको सामने वाले को वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो जाहिर बात है चेकर आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा, पहली चीज़। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों की राइटिंग गंदी होती है। अगर राइटिंग ख़राब है आपकी तो आप उसे रातों रात ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उस ख़राब राइटिंग को आप प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके साफ ज़रूर कर सकते हैं। अब एक तो एक शख्स की राइटिंग बड़ी सुभान अल्लाह, ऊपर से फिर वो घुसा कर लिख दे, तो बस फिर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है आप प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाएंगे। वो जाहिर सी बात है फिर वो आपको कैंसिल कर देगा। उसकी 48% बनी थी और वो इतना अच्छा लड़का पढ़ने वाला था। मैंने कहा भाई ये तो पक्का 75 अबव जाएगा, लेकिन वो मार खा गया सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की वजह से। तो इस सेशन का हर साल के एंड में इनेकाद या स्टार्ट करने का मकसद ये होता है ताकि बच्चे पेपर तो कर लेते हैं लेकिन पेपर पैटर्न जो होता है वो प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिससे उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। और वो नुकसान जाहिर सी बात है फिर वो मार्क्स की सूरत में होता है। और फिर ये जो आवाम मेरे सामने बैठी हुई होती है, जो इस वक्त बैठी हुई है, और वो जब मार्क्स कम आ जाए तो फिर तो सैलाब जो है वो आ जाता है आंसुओं का कि सर हमने बहुत अच्छे पेपर दिए थे लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और वो मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए? क्योंकि वो पेपर आप अपने हिसाब से अच्छा दे आते, उसके हिसाब से नहीं होता। तो आपने अपने हिसाब से पेपर अच्छा नहीं करना, सामने वाले के हिसाब से अच्छा करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास, पहले हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं। ग्रेजुएशन की हमारी एक स्टूडेंट है, उन्हीं से रिलेटेड फिर बात कर लेंगे क्योंकि वो जनरल बातें होंगी। लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर इस वक्त जो कल एक नया नोटिफिकेशन आया है वो आया है आपके पास MCQ से रिलेटेड। सेक्शन ए की बात बता रहा हूँ। देखिए बेटा, सेक्शन ए जो है ना आपके पास, पहले तो आपके पास होता था भाई जो MCQs आपके पास आ रहे हैं आपने उनके आंसर्स अपने पास आंसर शीट में A B C 1 2 3 करके आपने 1 लिखे, उसका आंसर लिख दिया, आपने B लिखा, उसका आंसर लिख दिया, C लिखा, उसका आंसर लिख दिया। इस तरीके से आपको सारे के सारे आंसर जो है वो जॉट डाउन करके कॉपी करके रख देते हैं। लेकिन अब मामला चेंज हो गया क्योंकि उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब MCQs अगर 20 हैं तो टीचर आराम से 20 MCQs चेक कर लेता है। लेकिन अब आपके पास MCQs होंगे स्पेशली उर्दू वालों के लिए, उर्दू के टीचर्स, अकाउंटिंग के टीचर्स और इंग्लिश के टीचर्स। इनके पास 40 MCQs आएंगे। अब 40 MCQs के हर पेपर के अंदर 40 MCQs को चेक करना एक बहुत बड़ा एक मिशन है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो अब उन्होंने ये काम किया है कि ये 40 MCQs उन्होंने एक मशीन के तहत जो अपना खुद ब खुद ऑपरेट करेगी उसके मुताबिक ये पेपर चेक होंगे। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होते थे आपके, वो उसके थ्रू चेक किए जाते थे। यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट हो गए, आपके NTS जॉब के लिए, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट हो जाते हैं वो उस मशीन के थ्रू चेक किए जाते हैं। आपके पास आंसर शीट एक होती है, आप वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, आपको जो आंसर ठीक लग रहा है आप उस आंसर के अंदर उसको ऊपर पॉइंट आउट करें, बस आपका वही शीट जो है वो आपकी आंसर शीट कहलाई जाती है। वो आप चेकर को दे देते हैं और वो उस मशीन के अंदर उसे रखता है और वो मशीन के अंदर जो आंसर सिलेक्ट किए हुए होते हैं उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, AI टेक्नोलॉजी की वजह से वो मशीन आपके आंसर्स खुद ब खुद चेक करती रहती है और आपको मार्क्स देती रहती है।
तो ये ऑटो काम कर दिया उन्होंने। अब सिर्फ 60 नंबर का पेपर जो है वो टीचर के पास जाएगा आपका, 100 मार्क्स वाला पेपर, यानी कि 60% वाला जो पेपर होगा, जो सेक्शन बी और सी से रिलेटेड पेपर होगा, वो टीचर चेक करेगा। सेक्शन ए को चेक करने की जिम्मेदारी बोर्ड ने खुद उठा ली। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने उस क्वेश्चन के अंदर मार्किंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है, एमसीक्यूज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यूज लिख देता हूं, मैं कहता हूं भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ डैश, ऑप्शंस आ गए आपके पास 4, ठीक है। रिकॉर्डिंग, प्लेइंग, ईटिंग, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अब ये आंसर है। पहले हम क्या करते थे, ए को उठाते थे, आंसर ए लिखा और रिकॉर्डिंग लिख के आंसर शीट में आंसर लिख दिया। लेकिन अब आपके पास एक पेज गिवन होगा, ये आपको बोर्ड की तरफ से एक शीट मिलेगी, ठीक है। अब उस शीट के अंदर, चूंकि शीट तो बड़ी होगी, उसमें आपके पास 40 एमसीक्यूज लिखे हुए होंगे, नंबर्स गिवन होंगे, और वो ऐसे गिवन होगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, अब उस नंबर 1 के अंदर 4 सर्कल बने हुए होंगे, 1 2 3 और 4, ए बी सी और डी। इस तरीके से आपके पास उसके अंदर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया, अब आपने ए के अंदर ना तो ऐसे टिक करना है, ना तो ए के अंदर आपने ऐसे टिक करना है, ना हल्का सा यूं करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने इस पूरे ए के अंदर कलर करना है। ये पूरा ए आपका कलर होगा, तब वो मशीन आपके इस आंसर को एक्सेप्ट करेगी। और वो जो पॉइंट है आपका, जिस आंसर पे आप निशान लगा रहे हैं, डॉट बना रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। बड़ी एहतियात से काम करना है। पता लगे आप एमसीक्यूज तो सारे ठीक करके आए, मशीन ने सारे रिजेक्ट कर दिए। सेक्शन ए में अंडा, सर मैं तो सारा करके आई थी और ये हो गया मेरे साथ। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है, पूरा कलर किया हुआ है। तो अगर इसके अलावा वो आपके, जब आपको ये शीट मिलेगी तो इसमें आपको लिखा हुआ होगा कि किस तरीके के आंसर्स आपके एक्सेप्ट होंगे, किस तरीके के नहीं होंगे। तो उसमें कहा गया होगा कि आपका जो ऑप्शन है उसके अंदर पूरा जब तक आप कलर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन से आपका पॉइंट जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तीसरी चीज़, कलर करना किससे? मैं पेंसिल से नहीं कहूँ, पेंसिल मशीन एक्सेप्ट नहीं करती, इंक पेन एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन एक्सेप्ट करती है। अगर किसी ने इंक पेन से निशान लगाया, मशीन नहीं मानेगी, उसे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम वैसा नहीं है। तो एनटीएस जब भी आप टेस्ट किसी भी किस्म का देते हैं तो वो आपको साथ में एक पेन देते हैं। अब वो बॉल पेन किसी भी किस्म का हो, ब्लू या ब्लैक, लेकिन द ब्लैक इज सुइटेबल। तो अपने पास लाजमी जब भी आप पेपर देने जाएंगे इस वक्त, तो आपने अपने पास एक ब्लैक बॉल पेन रखना है, वहां आपको कोई नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो एक तो चीज आपकी एमसीक्यूज के अंदर नई चीज जो है इंटरमीडिएट वालों के लिए, वो ये चीज है कि आपका एमसीक्यूज का पैटर्न जो है वो अब इस तरीके से होगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, बस सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, एमसीक्यूज। जो राइट आंसर होगा, उस राइट आंसर का जो भी ऑप्शन है उस शीट पे जाके जो आपको इंटरमीडिएट बोर्ड प्रोवाइड करेगा, उस शीट पे जाके आपने उस ऑप्शन पे क्या कर देना है, ठीक है, सर्कल नहीं करना, उसको पूरा भर दो रंग से। अगर कोई गुंजाइश ही नहीं रही ना मशीन के पास कि वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, नहीं, तो ये चीज आपने पहली चीज ध्यान रखनी, ठीक है। ये तो सिर्फ इंटरमीडिएट से रिलेटेड बात थी। अब दूसरी चीज, जो आपने सेक्शन बी और सी अटेम्प्ट करना है, वो किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे, और इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्या काम करें।
हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं और बात करते हैं हम अकाउंटिंग की। आप अकाउंटिंग का पेपर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब आप आ गए सेक्शन बी पे, और एडीसी वालों का तो सवाल ही पैटर्न ही पूरा वैसा होगा। अकाउंटिंग के पैटर्न के लिए, अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मार्क्स डिडक्शन होती है वो किस चीज़ की होती है, जिसका बच्चे ज़्यादा ख्याल नहीं रखते? हेडिंग्स प्रॉपर नहीं डालते। नंबर 2, किसी भी किस्म के कॉलम्स को या किसी भी किस्म की वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, इसके नंबर कटते हैं। हर एंट्री के बाद जब आप नरेशन लिख लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं टू रिकॉर्ड वाली, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर में लाइन ड्रॉ करनी होती है पेंसिल से, वो बच्चे ड्रॉ नहीं करते, अपने हाथ से ऐसे करके लाइन लगा दी पेन से, उससे नंबर कटते हैं। चौथी चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने ब्लैक से लिखनी है, कौन सी चीज़ ब्लू से लिखनी है, कौन सी चीज़ पेंसिल से लिखनी है, ये चीज़। तो जब आप अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास पहली चीज़ स्टेशनरी पूरी होनी चाहिए। उसके अंदर आपके पास ब्लैक पॉइंटर हो या पेन हो, जो भी आप रख रहे हैं, ब्लू पेन हो, इंक पेन, पेंसिल हो, स्केल हो, इरेज़र हो, शॉर्पनर हो और एक अदद कैलकुलेटर हो। अब अकाउंटिंग के पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात, ये आपके पास एक शीट है, इस शीट के अंदर आपके पास इतना हिस्सा तो सपोज करें वो ऊपर जो बॉर्डर होता है, हेडर होता है, आप उसे जो भी कहते हैं, वो आगे। वैसे तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि पेपर बचाने के लिए आप इस बॉर्डर पे हेडिंग डाल दिया करें, लेकिन एग्जाम शीट के अंदर आपने इस बॉर्डर पे हेडिंग नहीं डाली, आपने हेडिंग अंदर ही डाली। ठीक है, जैसे कि आप जर्नल बना रहे हैं तो आपने ब्लैक से हेडिंग डालनी है, ABC कंपनी लिमिटेड, और अब आप क्या बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं, तो आपने उसके अंदर पूरा जर्नल लिखना है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, हेडिंग डाली जीजे, वो तुम्हारा जीजा लगता है, वो जीजे लिख रहे हो, नंबर काट देगा। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड एज अ स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट के तौर पर आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउज नहीं होती। ऐसे करके अकाउंट लिखना, ऐसे करके मर्चेंडाइज लिखना, हाफ में लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी कहानियां करते हो? हाँ, ये डेप्रिसिएशन DP लिख दिया, बेड डेब्ट्स BD लिख दिया, बैलेंस शीट लिख दिया, चलो BS, या तो फिर बैलेंस शीट। क्या लिख रहे हो? बलोशी, क्या मतलब है इसका? क्या लिखना चाह रहे हो? तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड एज अ स्टूडेंट इन योर पेपर। आपको ये चीजें, आप ये जितनी चीजें इस्तेमाल करेंगे नंबर कटेंगे आपके। और कोई आ गया ना चाचा बाबा, तो वो आपके 1.5-2 इन चीजों के नंबर काट देगा। क्या तरीका ये? सो यू हैव टू राइट कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। आपको कंप्लीट नेम लिखने हैं अकाउंट्स के, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। तो अब मैं बात बता रहा था जर्नल से रिलेटेड। अब आपने जर्नल की हेडिंग डाल दी, और नीचे आप वो मंथ वगैरह अगर लिखते हैं तो वो भी लिख दें। फॉर एग्जांपल, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो साल है क्वेश्चन के अंदर, जो भी साल है वो आपने लिख दिया। फिर आपने बनाया जर्नल, कॉलम बनाया आपने। अल्लाह का वास्ता है स्केल साथ रखना, हाथ से नहीं बनाना। फिर कह रहा हूँ, ये आपने जर्नल के जो हैं वो कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। आपने लिखा डेट, फिर इसके लिए बहुत सारे, कुछ पर्टिकुलर लिखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कुछ नरेशन लिखते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, बट द सुइटेबल वर्ड इज पर्टिकुलर्स। पोस्टिंग रेफरेंस को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका लंबा नाम ज़्यादा नहीं हो सकता, जगह नहीं है। फिर आपके पास डेबिट, और यहाँ पे आ गई क्रेडिट, वरना कुछ लोग ये कर देते हैं DR और CR, डेबिट रूल और क्रेडिट रूल। मुस्कुराहटें बता रही हैं मुझे, तो ये हरकतें नहीं करना। डेबिट और क्रेडिट आपने उसके अंदर पूरा लिखना है। और ये सारी की सारी जो भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये लाइंस आपकी पेंसिल से होंगी। हेडिंग्स आपके पास ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक पेन जो भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक
मार्कर कोशिश करें एग्जाम शीट के ऊपर यूज़ ना करें, क्योंकि शीट बड़ी, वो पेज जो है बड़ा लाइट होता है, तो वो पिछले पेज पे छप जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे काम करेंगे ना तो वो समझ नहीं आता बातों का। तो बेहतर कोशिश करें, ग्रेजुएशन वाले भी मार्कर का इस्तेमाल कम से कम करें। 2 चीज़ों से पेपर पूरा सॉल्व करें, एंड दैट इज़ द ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन, दैट्स इट, बस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना। नहीं करना, मैं कम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं करना। अगर कोई चीज गलत हो जाती है, अगर कोई चीज गलत, आप नरेशन लिख रहे थे, गलत हो गई, वाइटो भी यूज नहीं करना, काट दो उसको पेंसिल से। पेंसिल से काटना है, पेन से नहीं काटना, खराब हो जाएगी वो चीज। आपने उसे पेंसिल से काट दिया, नीचे लिख लो। रिमूव करेंगे, पीछे लिखेंगे, पिछला रिमूव हो गया, नंबर गए। तो अकाउंटिंग के पेपर में इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मार्कर तो भूल ही जाओ ना इस्तेमाल करना बोर्ड के पेपर्स के। ब्लैक पॉइंटर, ब्लू पेन, इन चीज़ों, अकाउंट्स के पेपर में पेंसिल, स्केल, ये चीज़ें आपके पास होगी बस, जिनसे आपने काम करना। और बाकी अगर वो बैलेंस वगैरह CF, BF या CD, BD आप करते हैं, वो पेंसिल से लिखेंगे। ये चीज़ें पेंसिल से लिखी जाती। पहली बात अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन, कि आपने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, सवाल पहले पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। 3 बार पढ़ने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाएंगे। 3 बार पढ़ने के बाद जो आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को डिसाइड कर लें कि मैंने ये सवाल करने, ये मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गई हूँ, ये सवाल मैंने सबसे अच्छे तरीके से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन बी में, अकाउंटिंग में, आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर के अंदर जो सवालात आते हैं और सेकंड ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ ग्रेजुएशन वालों की तरफ, क्योंकि आपका सेक्शन वगैरह कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर वालों में आप लोगों के पास सवाल आता है सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का, जनरल जर्नल, लेडजर एंड ट्रायल बैलेंस, स्पेशल जर्नल्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या करेक्शन ऑफ एरर्स। कुछ हमने ये नहीं किया ना, करेक्शन ऑफ एरर्स नहीं किया, दबा करो, छोड़ो। और फिर आपके पास सेक्शन सी आता है, और वो आता है कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको बना। सेकेंड ईयर में जो आपके पास सवाल आते हैं, वो आपके पास आते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सिंगल एंट्री, उसके अलावा आपके पास आता है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग, और पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, कुछ इस तरीके के सवालात आते हैं। और इसके अलावा एक और पार्टनरशिप रिटायरमेंट। और लॉन्ग में हमारे पास जो सवालात आते हैं, वो आते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स के, डेप्रिसिएशन का आता है, और एक आता है आपके पास पार्टनरशिप एडमिशन। ठीक है, ये सब के मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे, देख लीजिएगा। नॉर्मली ज़्यादातर ये आपके पास सेक्शन सी में फर्स्ट ईयर वालों के पास कोई चॉइस नहीं होती। जो सवाल आपके पास है 20 मार्क्स का, वो पूरा अटेम्प्ट करना होता है। उसके पार्ट्स के अंदर चॉइस होती है, या तो आप क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करें, या तो फिर जो है आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करें। तो ज़्यादातर बच्चे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ ही जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थोड़ा टिपिकल होता है, तो इस वजह से बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते। तो नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सेकेंड ईयर वालों को सिर्फ इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, नॉर्मली एक सवाल वो आता है आपके पास, इसमें डेप्रिसिएशन का आता है, जिसके अंदर 1 या 2 मेथड होते हैं, और पार्टनरशिप एडमिशन का आता है। और इन तीनों में से आपको कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन 9 के अंदर। अब आपने ये सवालात देखे, अब इसमें आपके पास जाहिर बात है ये 3, 4, 6, 8 सवाल तो नहीं आते, आपके पास 7 सवाल आते। कितने सवाल आते हैं? 7 सवाल आते हैं। ठीक है,
मैंने कहा सबसे पहले आपने पेपर अच्छे तरीके से पढ़ना। पेपर पढ़ने के बाद, ये बात मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले हों या चाहे जो भी हो, किसी भी किस्म का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पेपर को पहले 2-3 बार पढ़ लें। 2-3 बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के ऊपर मार्किंग कर लें। भाई मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, फिर मैंने जर्नल करना है, लेजर ट्रायल बैलेंस ज़्यादा दिमाग खाता है, फिर मैं जाऊंगी कैश बुक की जानिब, और फिर मैं बैंक रिकंसिलेशन करूंगी, और आखिर में सेल जर्नल करूंगी। अब आपने फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चंस के ऊपर मार्किंग कर दी कि मैंने इन सवालों को अटेम्प्ट करना है। सवाल को तरतीब से करेंगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। अगर आपने पहले कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट, फिर किया क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 तो MCQs हो गया ना, फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, एग्जामिनर कहता भाई क्या चाह रहा है, तू किधर घूम रहा है, उधर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसीलिए पेपर पढ़ने का कह रहा हूं कि आप पेपर पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, सीरियल। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया, जर्नल, चौथा नहीं किया, 5वें पे आ गए, 5वां करें, 5वें के बाद 6ठा करें, 7वां नहीं किया, 8वां करें। इस तरीके से नंबरिंग पेपर की डालेंगे, और नंबरिंग आपने पेपर की डालनी है। ऐसा नहीं कि आपका दूसरा सवाल है और पेपर का वो तीसरा सवाल है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 डालें उसके ऊपर, नहीं, आप नंबरिंग वही डालेंगे जो पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, सीरीज में। यही बात आपकी थ्योरी के पेपर पे भी जाएगी। आप किसी भी किस्म का थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो POC से रिलेटेड हो, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो इस्लामियात हो, वो मुताल्ला हो, वो बैंकिंग हो, वो कमर्शियल ज्योग्राफी हो, वो स्टेटिस्टिक्स हो, वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपके आर्ट से रिलेटेड पेपर हो बेटा। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का जो लीगल और लॉजिकल और सेंसिबल तरीका होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, फिर क्वेश्चन को मार्किंग करें और शुरू करें। MCQs में स्पेशली जल्दबाजी मत करना, क्योंकि MCQs में बच्चे जल्दबाजी किए बगैर जल्दबाजी करते हैं और पूरे MCQs को प्रॉपर तरीके से समझे बगैर उसके ऊपर निशान लगा दिया। अब पहले तो आप आसानी से ये काम कर सकते थे कि आपने उस वर्ड को काटा और आगे दूसरा आंसर लिख दिया। अब क्या करेंगे जब ये शीट पे आ गए तो एक बार जो निशान लग गया, अगर किसी आंसर पे आपने 2 निशान लगा दिए वो आंसर मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ना, नंबर 1, फिर आपने A, B, C और D ये सर्कल में थे सारे, आपने पहले जल्दबाजी में निशान लगा दिया, ओ ए, फिर जब आप दोबारा पढ़े, अरे A तो था ही नहीं, ये तो D था, अब इस पे D पे भी लगा दिया। अब मशीन बोलेगी मैं करूं क्या, मुझे खुद बता दो, मैं क्या करूं, किसको एक्सेप्ट करूं? तो वो बोलेगे भाड़ में जाओ, किसी को नहीं कर रहे। तो वो आपके इस चीज को रिजेक्ट कर देगा। مولاي صل وسلم دائما أبدا على